आज की डेट डालिए। आज की डेट है 28 अप्रैल 2024। आज की डेट। और सबसे पहले अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने नोट्स को सर उस पर डाल दिया। तो सर थैंक यू उससे सर। काफी काफी लोगों की हेल्प हो गई। थैंक तो यू सर। उससे जो भी क्लास मिस करेगा तो उसको वो हेल्प मिल जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, तो पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा था और उसको एक सेकेंड में रिपीट कर देता हूं कि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, एक तो वो हमने 5 फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो उससे हमने अपनी एवरेज इनकम निकाली और उसके साथ हमने कंपेयर किया, तो वो हमने पढ़ा। और साथ साथ में मैंने पिछली क्लास में आपको ये लिखाया था कि हर नंबर जो है वो एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर हम नंबर 1 बोलेंगे तो उसका 1 का मतलब क्या होगा? सन। तो नंबर 1 क्या है? सन से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 2 किससे रिलेटेड है? मून से रिलेटेड है। तो नंबर 1 क्या है? सन है। नंबर 2 क्या है? मून है। नंबर 3 क्या है? जुपिटर है। ठीक है, नंबर 3 जुपिटर है। नंबर 4 और नंबर 7 को कोई प्लैनेट नहीं मिला है, तो वहां पर ब्लैंक लिख देते हैं हम। नंबर 5 मरकरी है। ठीक है, नंबर 6 वीनस है। नंबर 7 नहीं है कुछ। नंबर 8 सैटर्न है। और नंबर 9 मार्स है। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट हैं। अब पिछली क्लास में मैंने एक चीज और समझाई थी कि जैसे नंबर 1 क्या है? राजा है। तो वहां पर मैंने बोला था नंबर 1 को राजा लिखो, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जब मैं स्टोरी का फॉर्मेशन करूंगा तो मैं जब राजा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये राजा कौन है? तो राजा कौन है? नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला राजा है ना, किंग है। नंबर 1 मीन मतलब किंग है। नंबर 2 रानी है, तो रानी मैंने बोला था। नंबर 3 को गुरु कहा था, मगर किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं, है ना, बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति हैं वो। तो नंबर 3 गुरुदेव बृहस्पति। नंबर 4 को राहु बोला था। ठीक है, तो वो उसको हम एक तरीके से बाघ ही मानते हैं। ठीक है, नंबर 5 को राजा का बेटा बोला था। तो राजा का बेटा नंबर 5 है, यंग बॉय भी लिख सकते हैं। नंबर 6 भी गुरु होते हैं। नंबर 6 को भी गुरु ही कहा जाता है, मगर वो ऐसे गुरु हैं जैसे नंबर 3 वाला देवताओं का गुरु है, तो नंबर 6 वाला जो है वो असुरों का गुरु है। तो गुरु शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य उनका नाम है ना, तो वो असुरों का, तो वो भी गुरु है। तो यहां पर हम उनको गुरु की उपाधि देते हैं। नंबर 7 जो है केतु है। तो केतु को हम कहते हैं एक तरीके से सीधा बच्चा कह लीजिए, उतना चालाक नहीं है जितना राहु है। ठीक है, और नंबर 8 जज हैं, शनि महाराज जज है। और नंबर 9 जो है वो हनुमान जी हैं, है ना, वो कमांडर हैं, उनको मैंने कटप्पा कहा था। तो बाहुबली नंबर 1 और कटप्पा नंबर 9। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनका क्या मतलब है। तो अपनी कॉपी में लिखिए पहला नाम पर्सनैलिटी नंबर। यानी कि आज मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्या तरीका है? पहला पर्सनैलिटी नंबर और दूसरा डेस्टिनी नंबर। ऐसे लिखो, पहला क्या है? पर्सनैलिटी नंबर और दूसरा डेस्टिनी नंबर। पहला पर्सनैलिटी और दूसरा डेस्टिनी। अब एग्जाम्पल के लिए ना मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ लूंगा। ठीक है, ताकि आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअली क्या कैसे हम निकालते हैं। तो मैं एक सेकेंड अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। ओके, मोहित जी जरा बताएं सर, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। विजिबल है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो अब यहां पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उस समय अपनी कॉपी में हम नहीं लिखेंगे, इधर को ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, कि हम कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, लेट सपोज अब हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं और वो डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1987। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इस समय मैं सबको नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं जिनसे पूछूंगा वो थोड़ा बताते रहें कि सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1987। अब इस डेट ऑफ बर्थ पे मैं खुद पैदा हुआ हूं, यानी कि ये मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है। अब 10 फरवरी 1987 में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पर्सनालिटी नंबर। ठीक है, अब पर्सनालिटी नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी डेट ऑफ बर्थ का, तो उस केस में हम मंथ को काउंट नहीं करते। जो भी महीना है उसको हम नहीं लेंगे, तो मंथ को काउंट नहीं करना है, और जिस ईयर में वो इंसान पैदा हुआ है वो भी काउंट नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी भी इंसान का पर्सनैलिटी नंबर निकालते हैं तो हम मंथ को, ये मंथ है ना, फरवरी है तो मंथ है ना, और ये ईयर है, तो मंथ और ईयर को काउंट नहीं करना है। तो किसको काउंट करना है? सिर्फ डेट को, जिस तारीख को आप पैदा हुए। तो अब मेरा डेट क्या है? मेरा डेट है 10। अब अगर आप देखिए तो जो नंबर होते हैं ना वो सारे 1 से लेकर 9 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये जो 10 है, क्या वो 1 से 9 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो जब नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? इसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? 1 प्लस 0, यानी कि अगर दो नंबर दिख जाए तो उनको आपस में ऐड कर दो। 1 प्लस 0 तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब मेरा पर्सनालिटी नंबर क्या है? 1। समझ आया कैसे निकालते हैं पर्सनालिटी नंबर? एक बार और समझते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक दूसरा पर्सन है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1987। ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, 26 दिसंबर 1987। अब मैंने क्या बोला? पर्सनालिटी निकालते वक्त हमें मंथ को नहीं लेना, हमें ईयर को नहीं लेना, हमें किसे लेना है? सिर्फ डेट को लेना है। तो ये बंदा कौन सी तारीख को पैदा हुआ है? 26 तारीख को पैदा हुआ, 26 को हुआ है। अब 26 क्या 1 से 9 के बीच में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में करेंगे। कैसे करेंगे? 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ? 8 हुआ। आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मगर क्लियर है ना? 1 का मतलब 1 कैसे आया? 10 था ना, 1 प्लस 0 किया तो 1 आ गया, तो पर्सनालिटी 1 आ गई। ऊपर वाले मेरी खुद की पर्सनालिटी 1 है। ठीक है, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ लिया तो उसका 26 है। अब 26 में हमने क्या करा? 2 प्लस 6 किया तो 8 आ गया, तो ये पर्सनालिटी क्या है? 8 है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो तीसरा पर्सन है, वो पैदा हुआ है 27 जनवरी 2018। तीसरा एग्जांपल, अब ये पर्सन पैदा हुआ है 27 जनवरी 2018 को। अब 27 जनवरी 2018 को पैदा हुआ है, इसका मतलब इसमें मंथ लेंगे? नहीं लेंगे। मंथ नहीं लेते ना पर्सनालिटी निकालते वक्त। ईयर भी नहीं लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ डेट लेंगे। तो डेट क्या है इसकी? 27 है, डबल डिजिट में है, तो 27 को सिंगल में करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर क्या है? 9 है। अभी हैंड रेस करो जिसको पर्सनालिटी नंबर निकालना नहीं आया। जिसको नहीं आया वो हैंड रेस करो, और जिसका वीडियो ऑफ है वो प्लीज अपने वीडियो को ऑन करें। क्लियर है पर्सनालिटी नंबर निकालना? अब कोई मान लो व्यक्ति, लेट सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई पर्सन 9 जनवरी 2018 को पैदा हुआ है।
तो उसका बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी नंबर क्या होगा? 9। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। कैलकुलेशन कब करनी होगी? जब डेट्स डबल डिजिट में आती हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर कोई नंबर, दो नंबर रिपीट होते हैं ना, जैसे 2 आ गया 7 आ गया, इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। मैथ में इसको कंपाउंड नंबर कहते हैं। तो यहां पर 9 कंपाउंड थोड़ी है, 9 तो इंडिविजुअल अकेला डिजिट है, अकेला नंबर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। मगर जब दो नंबर आ जाएं तो उन्हें कंपाउंड नंबर बोलते हैं। तो कंपाउंड को हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो 2 + 7 = 9, यानी इस आदमी का पर्सनालिटी नंबर 9 होगा। ठीक है। अब आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, उसको कॉपी में लिखो और अपना पर्सनालिटी नंबर निकालो, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको पता लगेगा ना आप कैसे हो। ठीक है, तो निकालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। जैसे मैंने बताया, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10th February 1987। अब 10th February 1987 में मंथ नहीं लेना, ईयर नहीं लेना, क्या लेना है? सिर्फ डेट लेना है। अगर डेट सिंगल डिजिट में है, मतलब 1 तारीख से 9 तारीख तक अगर कोई आदमी पैदा हो रहा है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वही उसका पर्सनालिटी नंबर है। मगर कैलकुलेशन कहां से कहां तक करनी पड़ेगी? 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कोई आदमी मान लीजिए 31 दिसंबर 1987 को पैदा हुआ है, तो मंथ नहीं लेंगे, ईयर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ डेट। कंपाउंड नंबर है 31, सिंगल डिजिट में लेके आओ। कैसे लाओगे? 3 + 1 = 4। इसका मतलब इस बंदे का पर्सनालिटी नंबर 4 है। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को नवनीत डाउट सर, है? वन हाँ क्वेश्चन। हाँ, बोलो सर, बोलो बोलो। इफ डेट ऑफ बर्थ इज 29। हाँ, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है, बढ़िया है सवाल पूछा है। अब देखो 29 का कैसे करेंगे? 29 है, कंपाउंड नंबर है। अब कंपाउंड नंबर है तो सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे। 2 + 9 कितना हुआ? 11। 11 भी क्या है? कंपाउंड नंबर है ना, दो नंबर आ रहे हैं ना, तो आगे फिर और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? 1 + 1 कितना आएगा? 2। इसका मतलब जो 29 तारीख को पैदा हो रहा है, उसका पर्सनालिटी नंबर क्या है? 2 है। किसी और को डाउट? दुनिया में दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर और टीचर से। अगर झूठ बोलोगे, नहीं समझ में आया, तो प्रॉब्लम होगी। भाई ये फाउंडेशन है, पर्सनालिटी नंबर नहीं निकालना आता तो न्यूमरोलॉजी हम सीख ही नहीं सकते। तो इसमें कोई डाउट है कि मुझे सर पर्सनालिटी नंबर निकालना नहीं आया? ओके, इसका मतलब किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, इसका मतलब उन्हें पर्सनालिटी नंबर निकालना आ गया है। अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, मत लिखिएगा, क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो मैं नहीं चाहता कि चीजें पब्लिक हो, तो इसलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आ गया पर्सनालिटी नंबर। अब चलते हैं थोड़ी लंबी कैलकुलेशन पे। ठीक है, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ऊपर अपनी कॉपी में लिखो, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर जो लोग हिंदी में यूज करते हैं वो इसे भाग्यांक कहते हैं, भाग्य का नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उसे डेस्टिनी मतलब भाग्य। हाँ, तो अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, ध्यान देना। पहले मेरी एग्जांपल से कर लो, फिर अपनी निकाल लेना। ठीक है, तो आप डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। अब अगर कोई पेन कॉपी पेपर लेके नहीं आया है तो वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, वो उसको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? लेट सपोज मेरा एग्जांपल लेते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th February 1987। अभी हमने सीखा कि मेरा जो पर्सनालिटी नंबर है वो 1। अभी सीखा, क्योंकि 10 है ना, 10 कंपाउंड नंबर है, 1 + 0 1 आएगा। डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? अब डेस्टिनी को निकालने के लिए हमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी है। मोहित जी क्लास में ध्यान दीजिए सर, बातें मत कीजिए। तो उस केस में डेस्टिनी कैसे निकालेंगे? देखिए, डेस्टिनी निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर करना है। इसमें डेट भी लेंगे, मंथ भी लेंगे और ईयर भी लेंगे, तीनों, है ना, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो पता लगा सामने वाले को कुछ और ही समझा बैठोगे, ये गलत नहीं होना चाहिए।
लोग बहुत भरोसा करके हमारे पास आते हैं, और अब तो कई बार मैंने ऐसा देखा है, जो मैं कह रहा हूं सामने वाला मानता है। ये आपके साथ भी होगा। अगर आपने उसे बोला कुछ और रिलेट कर गया ना वो, तो वो मानेगा। तो इस केस में हम गलती नहीं कर सकते भाई। तो ध्यान से देखो, अब डेसिमल नंबर कैसे निकालेंगे? डेसिमल नंबर निकालेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करना। कैसे? अगर 0 है तो नहीं लेना। 1 प्लस, अब अगला मेरा 0 हो तो नहीं लेंगे, उसका अगला क्या है? 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10th ऑफ February 1987। इसमें एक ही 0 आ रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर 2 होते तो भी नहीं लेते, 0 लेना ही नहीं है मतलब। ठीक है, तो मैंने 1 लिया, 0 हटा दिया, फेब्रवरी का 2 ले लिया, और फिर 1987 इस साल में पैदा हुआ था। अब इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखो, 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3। 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। 4 प्लस 9, 9 और 4 कितना हुआ? 13। ओके, 13 और 8, 13 और 8 हुआ 21। 21 और 7 कितना हुआ? 28। यानी मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कहां खत्म हो रहा है? 28 पे खत्म हो रहा है। अब ये 28 पे खत्म हो रहा है, कंपाउंड नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 2 नंबर आ गए ना, 2 और 8 आ गए, कंपाउंड नंबर है। चलो कंपाउंड को सिंगल में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 प्लस 8 कितना आएगा? 10 आएगा। अभी भी ये कंपाउंड नंबर है। फिर आगे इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पर्सनैलिटी नंबर भी 1 आ गया, और मेरा डेस्टिनी नंबर भी 1 आ गया। यानी कि डेस्टिनी नंबर के लिए हमें सब कुछ ऐड करना है। डेस्टिनी है ना, भाग्य है ना, इससे पता लगता है सामने वाले का जीवन कैसा चलेगा, वो किस दिशा में आगे जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए 0 मत लेना, बाकी डेट भी, मंथ भी और ईयर भी लेना है। ठीक है, चलो अब ये तो मेरा एग्जांपल हो गया। अब निकालो इसका। अभी पहले अपना मत निकालो, पहले इसका निकालो। बताओ, 26 1987 में अगर कोई बंदा पैदा हुआ है, तो उसका पर्सनैलिटी तो 8 है, क्योंकि 2 प्लस 6 8 आ गया। चलो निकालो, इसका डेस्टिनी कितना होगा? 0 नहीं लेना है। हालांकि इसमें 0 है ही नहीं, मगर 0 होता तो नहीं लेते। जोड़ो, मन में नहीं करना सर है, 9। कैलकुलेशन करो। सर 36 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल सही, क्योंकि 36 की भी इंपॉर्टेंस है ना। चलो बताऊंगा आगे। तो बिल्कुल सही निकाला है अवनीश जी ने। 36 से 9 बनेगा। इसका मतलब जो इंसान 26 December 1987 को पैदा हुआ, उसका पर्सनैलिटी 8 है और डेस्टिनी 9 है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। लिखो, 27 January, ये बहुत छोटा बच्चा है ना, 2018 में पैदा हुआ है। चलो, इसका पर्सनैलिटी 9 है। चलो डेस्टिनी निकालो। डेस्टिनी नंबर 3। डेस्टिनी नंबर 3। सर कंपाउंड नंबर बोलो। 21। 21। ओके, 21 से 3 आया है, बिल्कुल सही है। इस बच्चे का पर्सनालिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 3 है। अब अपना निकालो, अपना निकालो कि मेरी सर ये पर्सनालिटी है और मेरी ये डेस्टिनी है। निकालो, मेरी ये पर्सनालिटी है और मेरी ये डेस्टिनी है। डबल डिजिट पे हम नहीं छोड़ते, हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। कंपाउंड नंबर पे हम नहीं छोड़ेंगे, सिंगल डिजिट बनाओ। जब तक सिंगल नहीं आ जाए कैलकुलेशन करते ही रहो। और अपनी कॉपी में कहीं साइड पे लिख लो कि मेरा पर्सनालिटी ये है और मेरा डेस्टिनी ये है। कहीं लिख लो,
बहुत काम आएगा, अपने आप को समझने में बहुत काम आएगा कि मेरी पर्सनालिटी ये है और मेरी डेस्टिनी ये है। ठीक है, चल अब दोबारा पूछ रहा हूं, कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि सर मुझे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आया? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्योंकि अब हम ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे और मैं हमेशा बोलूंगा पर्सनालिटी नंबर ये है, डेस्टिनी नंबर ये है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर मुझे पता ही नहीं है कि पर्सनालिटी नंबर क्या है, डेस्टिनी। तो चेक कीजिए कि आपको पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर में कोई डाउट है? किसी को नहीं है? ठीक है, वेरी नाइस। अब सवाल उठता है कि सर पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर हमें बताता क्या है, हमें क्या गाइडेंस मिलती है पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को निकालने से? देखिए, जब पर्सनालिटी नंबर हम निकालते हैं ना, हालांकि वैसे तो नाम से ही समझ में आता है, जब हम पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी बोले तो मतलब ये सोचता क्या है, इसका कह सकते हैं कि इसका नेचर क्या है ना, और दूसरा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। आसान भाषा में कहूं तो पर्सनालिटी ये बताता है कि तुम हो क्या। ये पर्सनालिटी नंबर है, पर्सनालिटी नंबर की ताकत है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या हो, आपका नेचर क्या है, आप क्या सोचते हो, ये सब हमें पर्सनालिटी नंबर से पता लगता है। डेस्टिनी नंबर हमें क्या बताता है? डेस्टिनी नंबर हमें बताता है कि ये पर्सन को अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहिए। दिशा बोले तो प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए जिसमें इसको इसका भाग्य साथ देगा, है ना, इसको सपोर्ट मिलेगा। ये हमें डेस्टिनी बताता है। तो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है मगर डेस्टिनी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपकी क्लास से ठीक 2 मिनट पहले मेरी कंसल्टेशन खत्म हुई है। उस कंसल्टेशन में मैंने यही बताया है कि सर आप अपने जीवन में सही ट्रैक पे चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी कह रहा है कुछ और करने को और आप कर कुछ और रहे हैं, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अब मैं इस दिशा में, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ट्राई तो कर सकते हो, सैटरडे संडे ही काम ही शुरू करो अपना। तो पॉइंट इज कि डेस्टिनी हमें ये बताता है कि हमें किस दिशा में आगे जाना है, हमें किस दिशा में अपने करियर को बनाना है, हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। और पर्सनालिटी ये बताता है कि हम हैं क्या, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है ना। स्ट्रेंथ बोले तो अब ये कान है, देखो ये जो कान है, इस कान की स्ट्रेंथ क्या है कि हम सुन सकते हैं, ये कान की स्ट्रेंथ है। मगर कान की वीकनेस क्या है कि हम देख नहीं सकते, ये वीकनेस है, ये काम नहीं कर सकता ना। कान का काम क्या है? सुनना, देखना थोड़ी है। तो कहते हैं कि सर कान खराब है। नहीं सर, कान खराब नहीं है, उसमें अच्छाइयां हैं तो कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। तो हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। जो अच्छाइयां हैं वो स्ट्रेंथ है, जो बुराइयां हैं उनको हम ओवरकम करेंगे, वीकनेस पे बात करेंगे। तो अब मैं आपको जो लिखा रहा हूं वो भैया पर्सनैलिटी नंबर के हिसाब से लिखा रहा हूं कि अब आपका पर्सनालिटी नंबर क्या आ रहा है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो पर्सनालिटी नंबर 1। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 है? किसी का नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है। ओके, एक का पर्सनालिटी नंबर 1 है। ठीक है, ओके। अब देखिए, प्रियंका शर्मा जी बहुत लेट आ रही हैं, तो लेट नहीं आना है, टाइम पे आना है। ठीक है, चलो अब पर्सनालिटी नंबर 1। अब बताओ पर्सनालिटी नंबर 1 जो है वो किन किन लोगों का हो सकता है, कौन सी तारीख में वो लोग पैदा होंगे तो उनका पर्सनालिटी नंबर 1 होगा? आंसर इज 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को। कॉपी में लिख लो। पर्सनालिटी नंबर 1 का मतलब हुआ, ब्रैकेट में लिखना 1, 10, 19 एंड 28। ये वो लोग हैं
जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है। 1, 10, 19 और 28 ये वो डेट है जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 है। 1, 10, 19, 28। ठीक है, अब हल्के हल्के हम इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये पर्सनैलिटी नंबर के बारे में है, डेस्टिनी नंबर के बारे में नहीं है, पर्सनैलिटी नंबर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति 1, 10, 19, 28 को पैदा है तो इसका मतलब उसका पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 1 है। इसका मतलब उसका रूलिंग प्लैनेट, पर्सनैलिटी का रूलिंग प्लैनेट कौन है? सन है। पर्सनैलिटी का रूलिंग प्लैनेट कौन है? सन है। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था कि पर्सनैलिटी नंबर का जो ट्रेट है ना, एडवांटेज है ना या डिसएडवांटेज जो भी है, वो आपको उम्र के 40 साल तक मिलती है। 40 साल तक। 40 साल के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी के अंत तक तो वही जाएगा और 25 साल की उम्र तक तो हमें समझ भी नहीं आता कि हमें करना क्या है। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, शादी हो रही है, यही चलता रहता है। 25-30 के बाद समझ में आता है जिंदगी करनी है क्या है। तो इसीलिए डेस्टिनी नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी भी है, मगर अभी मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो पर्सनैलिटी नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, डेस्टिनी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी नंबर लिखो आगे। इसके पहला पॉइंट है मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। पहला पॉइंट है मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। मोस्ट पावरफुल प्लैनेट क्यों कह रहा हूं भाई? सन है ना, सन है। सन से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। अगली लाइन में लिखना, दे आर बॉर्न लीडर्स। दे आर बॉर्न लीडर्स मतलब पैदाइशी इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। पैदाइशी, भगवान इन्हें पैदा करता है इस क्वालिटी के साथ। इन्हें कोई लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। ये पैदाइशी जो हैं वो लीडर हैं। तो इसका मतलब दे आर बॉर्न लीडर्स, लीडरशिप क्वालिटी एंड अथॉरिटेटिव नेचर। इनका जो नेचर आपको मिलेगा वो अथॉरिटेटिव मिलेगा, अथॉरिटेटिव नेचर। अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, लीडर, लीडरशिप क्वालिटी और अथॉरिटेटिव नेचर मिलेगा। दूसरा, गुड मैनेजमेंट स्किल्स। इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। मतलब अगर किसी कंपनी में आपको बॉस मिल जाए ना नंबर 1 वाला, बहुत काम कराएगा वो और आपको काम करना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो गुड मैनेजमेंट स्किल्स, कॉमा, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड पीपल नंबर 1 वाले, जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 आता है, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड पीपल, ये इनका ट्रेट है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोग 1 वाले मिले जो डिसिप्लिन नहीं है, हो सकता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उन्हें क्या सजेशन देना कि डिसिप्लिन हो जाओ। अगर आपको कोई ऐसा मिले जो 1, 10, 19, 28 को पैदा है और वो डिसिप्लिन नहीं है तो क्या बोलोगे? डिसिप्लिन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा रूलिंग प्लैनेट सन है और सन डिसिप्लिन है भाई। सुबह टाइम से आता है, शाम को टाइम से जाता है। तो डिसिप्लिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसिप्लिन हो जाएं, नंबर 1 वाले अगर डिसिप्लिन हो जाएं तो ये दुनिया की हर चीज अचीव कर सकते हैं, इतना अच्छा नंबर है। मगर अगर डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन में वही लोग नहीं होते हैं 1 वाले जिनका सन खराब है, जिनका सन खराब है, चार्ट में दिखता है इनका सन खराब, इसलिए डिसिप्लिन नहीं है। तो इसलिए मेजॉरिटी नंबर 1 वाले 1, 10, 19, 28 ये आपको डिसिप्लिन और पंक्चुअल ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है दे ऑलवेज शो लाइट एंड गाइड अदर्स। दे ऑलवेज शो लाइट एंड गाइड अदर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? दे ऑलवेज शो लाइट एंड गाइड अदर्स। इसका मतलब यह है कि जो नंबर 1 वाले होंगे वो हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे कि वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 का जो ट्रेट है, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 आता है, ऐसे लोग हैं
जो खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे कि भैया मैं भी तरक्की करूं, चल भाई तू भी तरक्की कर। ठीक है, अगला लिख लो, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, impressive personality, very hard working people, comma, impressive personality, very hard working people and impressive personality, ये भी इनकी क्वालिटी है। लिखा, हार्ड वर्किंग पीपल एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट है, ये लोग फैमिली और कंपनी दोनों के लिए लॉयल होते हैं। ये लोग फैमिली और कंपनी दोनों के लिए लॉयल होते हैं, दोनों के लिए। जब काम करेंगे तो काम करेंगे, जब फैमिली के साथ है तो फैमिली को डिवोट करेंगे, तो दोनों के लिए लॉयल है। मतलब नंबर 1 वाला इंप्लॉय कभी भी कंपनी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा चाहेगा कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाऊं, उसको आगे ग्रो करूं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में खुद ग्रोथ चाहिए होती है। मेरे इतने समय का अनुभव यह कहता है कि आज तक मुझे एक भी क्लाइंट नंबर 1 वाला डिप्रेसिव नहीं मिला है। डिप्रेशन में नहीं होते ये लोग, इनकी आदत है खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सन है ना। तो इसीलिए अगर ये आदत इनके अंदर नहीं है तो भैया डालो, ये आदत अपने अंदर शामिल करो, तभी फायदा हो। ठीक है, तो फैमिली और कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल लोग हैं, और साथ साथ में दूसरों की हेल्प भी करेंगे, मदद भी करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं, तुम भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़े, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इनके अच्छे हैं। एक और चीज, इनका फ्रेंड सर्कल, अगला पॉइंट है, इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो उम्र के साथ बढ़ता ही जाएगा। इनका जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब जैसे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, बातचीत करते हैं, तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाएगा। तो ये भी नंबर 1 वालों के साथ देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो ये गोल डिसाइड करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी ये गोल डिसाइड करेंगे अपनी लाइफ में, उसको हासिल जब तक नहीं कर लेते तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे लिखना चाहे लिख लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी गोल डिसाइड किया है ना लाइफ में कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो सकता है वो, मुझे ये करना है, भाई लग के उसके पीछे काम करेंगे, लग के, मुझे चाहिए ही चाहिए। लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूं छोटी कोई, मतलब कोई जॉब भी कर रहा है ना, तो वो कहेगा यार मुझे मैनेजर बनना है या मुझे ऊपर प्रमोट करना है, बहुत मेहनत करेगा कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे ऊपर जाना ही जाना है, मुझे ऊपर तरक्की चाहिए ही चाहिए, बहुत काम करेगा। तो इसलिए जो गोल डिसाइड किया है उस पर हमेशा लगे रहेंगे उसको हासिल करने, और कर भी लेंगे, ये कर भी लेंगे। ठीक है, मगर अब कुछ अलग पॉइंट भी है, तो अगला पॉइंट समझाता हूं उसका मतलब क्या होगा। अगला पॉइंट है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका पर्सनैलिटी 1 आता है ना, इनके अंदर आपको ना ईगो मिलेगा। जो नंबर 1 वाले होंगे ना, जिनकी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, उनके अंदर आपको ईगो मिलेगा और एरोगेंस मिलेगा, भर भर के मिलेगा। ईगो और एरोगेंस भर भर के मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा ना क्योंकि राजा है, बाय नेचर तो राजा है, और राजा किसी की सुनता है। अगर राजा को डिफाइन किया जाए तो राजा किसी की सुनता है? राजा क्या कहता है? जो मैं कह रहा हूं वो कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। तो इसीलिए, क्योंकि और दूसरा, ये अपनी लाइफ में जो चीजें हासिल करना चाहते हैं इनको मिलता है। तो उस केस में कई बार ये प्रॉब्लम देखा जाता है इनके अंदर, अबे मैंने कर लिया, तू नहीं क्यों नहीं कर पा रहा? जब मैंने कर लिया तो तू क्यों नहीं कर पा रहा? ये उनके अंदर आता है। तो ईगो और एरोगेंस आपको पर्सनालिटी नंबर 1 में मिलेगा। अगर ये ना माने ना, क्या हम तो नहीं है ऐसे, आप कहना झूठ मत बोलो, ये सच्चाई है। 1 को तो सबसे अच्छा मैं ही जानता हूं ना, मैं खुद 1 हूं। तो उस केस में भैया एरोगेंस और ईगो, और इनको ना जॉब करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? मैनेजर ने कुछ बोल दिया, हिम्मत कैसे होगी भाई तेरी बोलने की? तो उस केस में जॉब में इनको बड़ा चैलेंज आता है। ये अपना ही काम करे तो ज्यादा अच्छा है,
जॉब में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई साहब आग बबूला हो जाएगी, उसने कैसे बोल दिया। तो आपको ईगो और एरोगेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है इनके अंदर। अगला पॉइंट क्या है, लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहेंगे। जिनका पर्सनैलिटी 1 आता है उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। सूरज डूबता है फिर आता है, तो डूबता है फिर आता है ना। तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में इनके चलता ही रहेगा, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। अच्छा, उसके साथ मगर हाँ, अगर इसको वो छोड़े नहीं ना, हार्डवर्क करते रहे तो सक्सेस पक्का है, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। जो दिमाग में ठान लिया भाई वही करना है, मैंने जो सोच लिया वही करना है, तुम कितना भी समझाओ इन्हें नहीं मानेंगे। तो बहुत जिद्दी आपको ये लोग मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट लिख लीजिए, इनको बटरिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कहते हैं ना चिकनी चुपड़ी बातें, इनको बिल्कुल नहीं पसंद, ना ये करते हैं और ना इनके साथ करना। ये समझ लो, अगर आपका बॉस, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, कोई भी अगर नंबर 1 से रूल हो रहा है ना, आप उसके नेचर में देखना, ना वो उसे बटरिंग करेगा और ना ही उसे बटरिंग पसंद है। अब बेटा 4 साल का हो तो मत कह देना सर कि 4 साल का बेटा है उसमें नहीं दिखा मुझे, मगर पॉइंट इज अगर वो यंग है तो आप उसके नेचर में नोट करोगे ऐसे लोगों को ना तो बटरिंग करना अच्छा लगता है और ना ही ये करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसीलिए, मगर पॉइंट पता क्या है, एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा देखी जाती है वो ये है, जब आप बटरिंग नहीं करते हो ना या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो ना, तो हमारे समाज में एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ना सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर आप उनको सच बोल दो ना, सच इतना मुश्किल होता है कि सामने वाले को थोड़ा चाहिए भाई हिम्मत कि उसे सुन पाए। और नंबर 1 वाला जो आदमी है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, कई बार वो लगता है बड़ा रूड आदमी है यार, बड़ा रूड आदमी है, कैसे बोल दिया इसने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो पॉइंट इज भाई उसका नेचर है ऐसा, उसका नेचर है, वो नहीं बदलेगा। तो पॉइंट इज, मगर हाँ एक चीज है, अगर आप उसको डीप जाकर समझो ना कि उसने क्यों बोला है, तो आपको समझ में आएगा यार इसने मेरे गलत के लिए नहीं बोला, बोला तो सही के लिए है, ठीक है। तो पॉइंट इज, आप किसी को, कोई मोटी है उसको मोटी बोल दिया, चिढ़ जाएगी, अरे मैं मुझे मोटी कैसे बोल दिया है। तो भाई सच्चाई बोलिए, झूठ क्या बोला है। मगर नहीं, फिर वो अरे नहीं मैम आप तो इतनी सुंदर हो, क्या खाती हो आप, देखो वो खुश हो जाएंगी, अरे सर ने सुंदर बोल दिया। तो पॉइंट इज कि सच्चाई आदमी नहीं सुनना चाहता, और 1 नंबर वाला आदमी सच ही बोलेगा। अभी अभी एक क्लाइंट आया जिसकी मैंने कंसल्टेशन ली, मैंने फीमेल को डायरेक्टली बोला, मैम आप फैमिली के लिए डिवोटेड नहीं है, सीधा बोला मैंने, मैम आप फैमिली के लिए डिवोटेड नहीं है, जो फैमिली डिवोशन के लिए नंबर चाहिए वो मिसिंग है। कहां से कह दूं मैं आप फैमिली डिवोटेड है, पहले कह रही नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, बाद में खुद ही बोली हाँ सर आप सही बोल रहे। तो मैंने क्या बोला, ये चैलेंज आता है नंबर 1 वालों के साथ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे है ना कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लोग सच नहीं सुनना चाहते। तो भैया उसमें आपको, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को वही सुनना है जो उनको अच्छा लग रहा है, वही सुनना है। मगर एक्चुअली आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलनी, जितने यहां पर तो एक ही नंबर 1 है, तो उस केस में मैं कहूंगा अपनी आइडेंटिटी मत बदलना भाई। सूरज कितना भी गर्म हो, अगर वो चांद की तरह ठंडा हो जाएगा ना तो उसे लोग सूरज नहीं बोलेंगे। अपनी आइडेंटिटी, हाँ किसी को हार्श मत करो, किसी को भला बुरा मत बोलो, ठीक है, मगर अपनी आइडेंटिटी मत खो। ये आपको गॉड गॉड ब्लेस है, ये गॉड ने दिया है आपको ये ट्रेट नंबर 1, तो उसको मत छोड़ो। मगर हाँ बहुत ज्यादा हार्श मत हो, बहुत ज्यादा किसी को बहुत नीचा मत दिखाओ, ठीक है, मगर ये है कि थोड़ा सा
रखो उसको, कोई खराबी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है जो पर्सनालिटी नंबर 1 में आती ही आती है। और प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि ये लोगों का, जो नंबर 1 वाले हैं, उनका ये ट्रेट है, और आपको कहते हुए मिलेंगे, इनका नेचर है कि ये मानते हैं कि इन्हें मत सिखाओ। इनका ट्रेट है, इनका नेचर है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। ये बहुत खराब ट्रेट है नंबर 1 वाला, मुझे मत सिखाओ। जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते जाओगे ना, आप अपनी फैमिली मेंबर्स में उनकी हरकतों को देखना है, आपको समझ में आने लगेगा वो बंदा है कैसा, इसीलिए है वो ऐसा। बस आपका डेट ऑफ बर्थ उनको कंफर्म पता होना चाहिए, झूठी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, सच्ची पता है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। वही लिखाऊंगा मैं जो वो सच है। और ये क्या है? ये मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, और क्या है, जो उन्होंने खुद बताए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे मत सिखाओ। अरे भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ पता है, सुन लो ना यार उनकी। हर बार राजा की तरह ही ट्रीट नहीं करना ना, कभी स्टूडेंट भी बन जाओ, सीख लो। ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे मत सिखाओ। अगर ये लोग मुझे मत सिखाओ वाले पे काम कर लेना, तो इनके जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनको इसी पे काम करना है कि मुझे मत सिखाओ, इस एटीट्यूड को जितना जल्दी छोड़ देना। ये मैंने बटरिंग वाला नहीं बोला, बटरिंग वाला रखो, वो अच्छा है। समाज को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, और वो नंबर 1 वाले ही बताएंगे, नंबर 6 वाला नहीं बताएगा, वो नंबर 1 वाला ही बताएगा। तो उस केस में सच्चाई बताओ, मगर मुझे मत सिखाओ ये एटीट्यूड जो है वो छोड़ दो। जितना जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। सीखो, लोगों की सुनो, काम आएगा। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी नंबर 1, इस प्रॉब्लम पे थोड़ा काम करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो सजेशंस फॉर नंबर 1, अगला पॉइंट है। अब हम इन लोगों को क्या सजेशन दे सकते हैं? अगर आपके घर में 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 और 28 वाला कोई व्यक्ति है, जिसकी पर्सनैलिटी 1 है, उसको क्या सजेशन दे सकते हैं? सजेशन नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क मत लो। पहला सजेशन है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो इनको प्रॉब्लम होती है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क मत लो, ये पहला सजेशन है, आपको इन्हें देना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क मत लो। सजेशन नंबर 2, सजेशन नंबर 2, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, मत पड़ो। ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क मत लो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ो। तीसरा सजेशन, नेचर को फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रोमाइज्ड बनाओ। अपने नेचर को, अपनी आदतों को, अपने नेचर को, अपनी आदतों को फ्लेक्सिबल, आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएं, जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी। थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, ऐसा सजेशन आप नंबर 1 वालों को दे दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सजेशंस में लिखना, ये सजेशंस ही हैं। अगला पॉइंट, अब मैं बात कर रहा हूं लेडीज की, जो औरतें नंबर 1 से रूल करती हैं, पर्सनालिटी नंबर 1 है अगर उनका, तो ये लेडीज के लिए, ठीक है, जेंट्स के लिए नहीं। लेडीज के लिए है, अगर ये अपने पति को एडवाइस दे तो पति को मान लेनी चाहिए। हालांकि इस बात पे तो सारी लेडीज बोलेंगी जिनकी शादी हो गई है, सर मेरे पति को मान लेना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। मगर अगर पर्सनालिटी नंबर 1 है और वो लेडी अपने पति को जो भी कहेगी, गाइडेंस देगी, उसमें उसके पति का कोई नुकसान नहीं होगा, ये ब्लेसिंग है। अगर कोई लेडी नंबर 1 से रूल कर रही है, पर्सनालिटी नंबर 1 आ रहा है और शादीशुदा है,
तो वो अपने पति को अगर कोई गाइडेंस दे कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम मत करो, तो उसमें हमेशा उसकी गाइडेंस से अगर पति काम करेगा तो फायदा ही होगा उसके पति को। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके साथ साथ अगर वो वर्किंग है, यानी कि काम करती है, प्रोफेशनल है, जॉब करती है, बिजनेस करती है, कुछ भी, तो उसका जो ग्रोथ का टाइम है ना, वो शुरू होगा 25 साल पे। यानी कि जब पर्सनालिटी नंबर 1 वाली औरत 25 साल की हो जाएगी, उसके बाद से उसका ग्रोथ का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चलेगा 25 से 44, यानी कि 25 से 44 जो ईयर टाइम पीरियड होगा ना उस लेडी का, वो सबसे अच्छा होगा बाय प्रोफेशन, बाय बिजनेस। जो ग्रोथ मिलेगी वो 25 से लेकर 44 तक के बीच में होगी। तो इस टाइम पीरियड को पर्सनालिटी नंबर 1 की अगर कोई वुमेन है तो भैया उसको यूटिलाइज करो करो। हाँ, और दूसरा एक और सजेशन है, एट द एज ऑफ 55, एग्जैक्ट 55 लिखना, एट द एज ऑफ 55, जब वो महिला 55 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है, 55 से लेकर मरते दम तक या 60-65 तक, अपनी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत देना। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, बहुत ज्यादा चांस है। तो इसीलिए 55 की उम्र आते आते मैं तो कहूंगा शुरुआत से ही थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें, बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि काम के चक्कर में, मैंने बोला ना, नंबर 1 वाला आदमी हो चाहे औरत हो, भैया वो वर्कोहॉलिक होते ही हैं। तो उस केस में भैया काम के चक्कर में हेल्थ ना पीछे छूट जाए, इस पे ध्यान रहे। तो 55 से 60 में मेजर प्रॉब्लम उनको हेल्थ की होती है। ये औरतों के लिए ज्यादा प्रोन है, आदमियों के लिए है और उतना नहीं है, औरतों के लिए ज्यादा प्रोन है। एट द एज ऑफ 55 ये चैलेंजेस उनको आते ही आते। अब अगला सजेशन आदमियों के लिए है, ठीक है। अब आदमी भी तो जवान और बूढ़ा होगा ना। अब अगर हम मेन की बात करें, भाई इनकी पर्सनैलिटी नंबर 1 वाला आदमी आपको कभी डंप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो वो डोमिनेटिंग होगा। नंबर पर्सनैलिटी 1 आ जाए, बंदा डोमिनेटिंग होता है। मेरी सुन, मेरी सुन। कई बार मुझे कुछ लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं, सजेशन देते हैं कि यार जब तू मीटिंग करता है, क्लाइंट से बात करता है, तो थोड़ा प्यार से बात किया कर। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि क्लाइंट है यार, पैसा दे रहा है, बिजनेस है तेरा, काम है तेरा, क्लाइंट से प्यार से क्यों नहीं बात करता तू? मैंने उससे कहा, मैं प्यार मोहब्बत के लिए तो कंसल्टेशन करता ही नहीं। प्यार मोहब्बत के लिए थोड़ी आया हूं मैं, और ये मेरा बिजनेस थोड़ी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उस आदमी को ये बताना या औरत को ये बताना कि तेरे जीवन में ये सही है, ये गलत है, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। बस सच्चाई तो यही है। मगर मैंने क्या बोला, अगर आप अपने पॉइंट पे ईमानदार हैं तो सामने वाला एडमिट करेगा। बस अपनी नॉलेज भी तो इंप्रूव करो ना, अपने जीवन का कुछ समय पढ़ाई में तो दो ना। पढ़ोगे हो नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था 7 नंबर केतु का है। अरे 7 नंबर में और भी कुछ है, वो भी तो पढ़ो। तो अरे कुछ तो इसलिए भाग जाते हैं सर, पैसे बहुत मांगते हैं एस्ट्रोलॉजर सर पढ़ाने के, इसलिए भाग जाते हैं। तो भैया अगर आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं तेरे दावे से क्यों कहता हूं भाई, मैंने अपनी जिंदगी के कई समय दिया है भाई इसको, इसलिए मैं मानता नहीं क्लाइंट की बात। मैं सीधे कहता हूं ये है ना तेरे आजाद, कहता हाँ फॉलो कर, गंदगी गलत है, इसको ठीक कर। नहीं करेगा भाई, फिर तू आएगा 4 महीने बाद, सर जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। तो पॉइंट इज, नंबर 1 का अगर मैन है, पर्सनालिटी मैन की बात कर रहा हूं, पर्सनालिटी नंबर 1, भाई ये डोमिनेटिंग होगा, समझ लो। मगर जो ये कह रहा है मान लो। उसके साथ साथ एट द एज ऑफ 50, अभी मेरे घर पे मेरी वाइफ नहीं है इसलिए मैं बोल सकता, एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र में पर्सनालिटी नंबर 1 वाले का अफेयर होता है। अजीब लग रहा है ना, बहुत प्रोन है।
जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 है, क्योंकि भैया एग्रेसिव आदमी है। आप मुझे बताओ, अगर आप एक महिला हो तो आप ऐसे इंसान के साथ जीवन व्यतीत करना क्यों चाहोगे जो डंप है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, जीवन में क्या करना है क्या नहीं उसे पता ही नहीं है। तो उस केस में ये बहुत प्रोमिनेंट है, अगर पर्सनालिटी नंबर 1 है, बहुत प्रोमिनेंट है कि इन लोगों के बुढ़ापे में अफेयर्स होते हैं। बुढ़ापे में, कौन सी एज में? 50 साल, 55 साल, इसमें अफेयर मिलेगा। अफेयर मतलब हमेशा चीजें फिजिकल नहीं होती हैं। अफेयर का मतलब कोई ऐसी जिंदगी में होगी जिससे बात करते हो या समय बिताते हो, ऐसा होगा। तो बहुत प्रोमिनेंट है, एट द एज ऑफ 50-55 अफेयर मिलेगा, बातें होंगी। साथ साथ में ऐसे लोगों को जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 है, उनको आपको आईज में प्रॉब्लम मिलेंगी। सामने एग्जांपल देख लो, चश्मा पहन के बैठा हूं मैं। भैया थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा मिस हो गया मेरा। ठीक है, मैं क्या दोबारा बताया था? एट द एज ऑफ 51? हाँ, एट द एज ऑफ 50, अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 1 मेन की बात करूं तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और 50 साल की उम्र में अफेयर होगा, ये बोला था मैंने। ठीक है, 50-55 अफेयर मिलेगा। ठीक है, इनके फॉलोअर्स, इनको चाहने वाले मिलेंगे, और ऑपोजिट सेक्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। लड़कियों में थोड़ा कम है, लड़कों में तो बहुत ज्यादा चांस है। उसके साथ साथ ऐसे लोग जो पर्सनालिटी नंबर 1 पे आते हैं, इनको आईज में प्रॉब्लम होगी। इनकी आईज कमजोर है, देखो मैंने चश्मा पहना है ना, साफ एग्जांपल है, आईज में प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ हार्ट में प्रॉब्लम होगी। मतलब इनको बोलो कि भैया ऐसी चीजें जो आपके हार्ट को इफेक्ट करती हैं, उनको कंज्यूम मत करो, चाहे वो 12 साल का बच्चा क्यों ना हो। किसमें प्रॉब्लम है? आईज में प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ठीक है, आईज की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब से रिलेटेड समस्याएं पर्सनालिटी नंबर 1 को बहुत आती हैं। ठीक है, हार्ट रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट, ये प्रॉब्लम भी है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक इसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, आइज की प्रॉब्लम, हेडेक, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो ये अब जब पता है कि पर्सनालिटी नंबर 1 में प्रॉब्लम है, अब जैसे बीपी की प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, नंबर 1 वालों को तो जब मैं कंसल्टेशन करता हूं तो बोलता हूं कि भैया आपका सन ठीक नहीं चल रहा है, नमक थोड़ा कम खाओ, आगे सजेशन में लिखाऊंगा मैं। तो पॉइंट इज कि भाई इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो इनको सता सकती हैं, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देंगे, पर्सनालिटी नंबर 1 वाले। आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों को हम प्रोफेशन में क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको क्या काम क्या करना चाहिए। जब मैं प्रोफेशन बोलूं ना, जब मैं प्रोफेशन बोलूं तो आप डेस्टिनी नंबर के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि प्रोफेशन हम हमेशा डेस्टिनी नंबर के हिसाब से सोचते हैं, पर्सनालिटी नहीं। ठीक है, तो अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 जा रहा है तो क्या प्रोफेशन बता सकते हैं इनको? इनको बोलो भैया आपके लिए बिजनेस बहुत बढ़िया है, आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया है। जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा है, खुद की सुनेंगे, दूसरे की मानेंगे नहीं, तो बिजनेस बढ़िया है इनके लिए। तो डेस्टिनी नंबर 1 है, बोलो बिजनेस करो, बोलो पॉलिटिक्स में जाओ, रियल एस्टेट भी सूट करता है, मेडिसिन भी सूट करता है, ये सारे बिजनेस से सारे काम इनको सूट करते हैं। मगर अगर मान लो जॉब कर रहा है बंदा, ऐसा भी मिलेगा आपको कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, यानी कि मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनता है जो आदमी पर्सनालिटी डेस्टिनी 1 में आ जाए, तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन। ठीक है, तो बिजनेस, पॉलिटिशियन, मेडिसिन, रियल एस्टेट, वो भी अच्छा है? और अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको बोलो लीडरशिप रोल में आ जा। अगर वो जॉब कर रहा है तो उससे बोलो ऐसी जगह पर जॉब सर्च करो जहां पर तुम्हें लीडर बना दे। लीडर मतलब जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी बनाते हैं, मैनेजर बनाते हैं। ठीक है, उसमें बेस्ट है ये। अगर नंबर 1 वाले अगर ऐसे प्रोफेशन में जाए जहां पर इन्हें 500, 1000, 2000 लोगों को केटर करना हो, भाई इनका बेस्ट होगा वर्जन। ये 1-2 लोगों को केटर करने के लिए बने ही नहीं है,
इनका काम है 1000, 2000, 5000 लोगों को केटर करना। तो इनको आप सजेशन करो कि अगर आप जॉब कर रहे हो, भैया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाओ, या किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाओ जहां पर आपको भीड़ को कंट्रोल करना है। ये ताकत आपको नंबर 1 देता है, ये बाकी किसी नंबर में आपको नहीं दिखता जो नंबर 1 में आता है, भीड़ को कंट्रोल करना। इसलिए अगर ये लोग मैनेजर बन जाए ना, अगर ये लोग बॉस बन जाए ना, इनसे अच्छा बॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया लीडरशिप स्किल है, अथॉरिटेटिव नेचर है, डिसिप्लिन आदमी है, और बटरिंग पसंद नहीं है। बेस्ट बॉस होगा यार, क्योंकि खुद भी आगे बढ़ेगा, दूसरे को भी बढ़ाएगा। तो उस केस में आप इनको प्रोफेशन सजेस्ट करते समय कह सकते हैं कि भाई आप लीडरशिप रोल में चले जाओ, ऐसा काम करो जहां पर आपको लोगों को समझाना है, बताना है। अब सोचो आप बाय प्रोफेशन में टीचर हूं, टीचिंग मेरा काम है, 16 साल हो गए मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा, मगर फिर मैंने ये क्यों सीखा? इसीलिए क्योंकि जब हम सन को देखते हैं ना, तो सन का काम क्या होता है? जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है, उसमें अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, सारे प्लैनेट्स उस कमरे में हैं। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं किधर, सारे प्लैनेट्स में किसी प्लैनेट को समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहां। तो जाऊं कहां, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सन की है। जाऊं कहां, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सन की है। इसका मतलब सन का काम क्या है? सारे प्लैनेट्स को अलाइन करके एक दिशा में चलाना, क्योंकि राजा तो वही है सोलर सिस्टम का। तो उसका काम क्या है? भैया ये दिशा दिखा दी, चलो भाई अब इस रास्ते पे मरकरी भी चलेगा, वीनस भी चलेगा, मार्स भी चलेगा, सब चलेंगे उसी रास्ते पे। तो इसलिए मुझे 35 की एज में समझ में आया कि नवनीत मिश्रा तुम्हारा काम है दूसरों को गाइड करना। 35 में समझ में आया था मुझे ये बात। और जब से मैंने ये काम करना शुरू करा है, तब से सर्कल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनी के हिसाब से काम कर रहा हूं। अभी तक मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, 35 की एज तक नहीं पता था क्या करना, पर अभी समझ में आ गया कि मुझे कुछ नहीं करना, 2 नंबर से लेकर 9 नंबर वाले जितने लोग हैं ना, उनको सही दिशा दिखानी है, बस सही दिशा दिखानी है। और अगर वो उस दिशा में काम करेंगे, डेफिनेटली उनके जीवन में बेहतरी होगा। और सिर्फ मैं नहीं, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है, उनका काम, पर्सनालिटी नंबर 1 है, उनका यही काम है, भैया दूसरों को आप दिशा दिखाइए। तो इसलिए ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, ये बहुत अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। मगर किस पे काम रखना है? ईगो और एरोगेंस, इसको कम करना है। ये भर भर के मिलता है नंबर 1 वालों में, ये मानेंगे नहीं फिर भी है। तो उस केस में भैया अपने ईगो को, अपने एरोगेंस को, और एट द लास्ट मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, इस एटीट्यूड को डस्टबिन में डाल दो, बस इतना कर लो, दूसरे की सुन लो, तुम्हारा जीवन शॉर्ट है। तो ये सारी चीजें आपको किसे बतानी है भाई? अपने क्लाइंट को या किसी पर्सन को बता सकते हैं जो भी नंबर 1 से रूल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको मैं एक रेमेडी देता हूं, लिखो रेमेडी। यानी कि अगर आपको नंबर 1 वाला कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका पर्सनैलिटी भी 1 है, डेस्टिनी भी 1 है, एक सूरज तो झेला नहीं जाता, बंदे के पास 2 सूरज है, पर्सनैलिटी में भी 1 आ रहा है। अब आप सोचो ना, हमारे दिल्ली में एक सूरज आता है तो टेम्परेचर कितना होता है? 48 डिग्री, 49 डिग्री, है ना? अभी अगर 2 सूरज आ जाए तो क्या होगा? 96 डिग्री, सब जल भुन जाएंगे, ठीक है ना? तो उस केस में अगर किसी के पास पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों में 1 आ जाए, तो उस केस में क्या सजेशन है उसको? या पर्सनैलिटी में भी बना जाए तो क्या सजेशन है? इनको बोलो भैया नमक को कम से कम खाओ, इनसे बोलो, क्योंकि इनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, यूरिनरी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलो भैया नमक का इस्तेमाल कम से कम करो, और अगर पॉसिबल है तो भैया संडे को तो नमक खाओ ही मत। अगर पॉसिबल है तो संडे को नमक खाओ ही मत। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है एक दिन विदाउट नमक रहना, मगर अगर कर सके तो। और अगर नहीं कर सकते तो उनसे बोलो यार कम से कम थोड़ा सा भाई नमक थोड़ा कम खाना है ना? क्या जाता है, बता दो उसको, क्योंकि उसने तो पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ लिया है। उसको बोलो कि तेरा पर्सनालिटी भी 1 आ रहा है,
डेस्टिनी भी निकाल लो, पता लग जाएगा। वहां भी अगर 1 मिल रहा है तो उसे तो संडे फास्ट रखना ही चाहिए, ठीक है। मगर अगर नहीं कर सकता तो उससे बोलो अपने डेली बेसिस के खाने में नमक मसाला कम कर दे। ये पहली रेमेडी है। अब बताओ इस रेमेडी में कितने पैसे लगेंगे? इस रेमेडी को करने में कितने पैसे लगेंगे? पैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। इस रेमेडी को करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, मगर फिर भी लोग नहीं करेंगे। ऐसा होगा, फिर भी नहीं करेंगे। आपने बता दिया ना, फिर भी नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब एक हार्ट अटैक आएगा तब करेंगे। और कौन सी डेट पे आएगा? आई बता देता हूं, 40 साल की उम्र में आएगा। अगर पर्सनालिटी नंबर 1 है और इसने अपने कंजम्पशन पे, खाने पे ध्यान नहीं दिया, नमक मसाला खाया, 40 साल की उम्र के बाद इसे पहला सिम्टम मिलेगा। या तो जब वो पेशाब करने जाएगा तो जलन होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, बीपी की समस्या शुरू हो जाएगी। तब तुम्हारी बात उसे याद आएगी कि एक बंदा मिला था, उसने कहा था भैया नमक मसाला थोड़ा कम खाना। तब वो तुम्हारी बात मानेगा और वो तुम्हें फिर पैसे देगा। फ्री में बताना, फिर पैसे लेना कि तूने पहले तो मेरी फ्री की वैल्यू नहीं करी, अब तू पहले पैसे दे फिर बताऊंगा तुझे। तो पहली रेमेडी है नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी इनको रेमेडी देना। दूसरी रेमेडी है, इनसे बोलो एक तो फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ा लें, मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक करें या दौड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, ये कर लें, ठीक है। और साथ साथ में एक रेमेडी और है, वो है इनको बोलो इनको लेट नाइट डिनर नहीं करना। क्लियर बोल दो, जिनका भी पर्सनालिटी 1 है उनको बोलो लेट नाइट डिनर, मतलब अगर सूरज चला गया तो आपको खाना नहीं खाना। यार ये करके देखो, मैं बता रहा हूं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई है उससे बोलो यार बेटा करके देख, डेफिनेटली बॉडी में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, ठीक है। और जितनी भी डिजीजेस प्रॉब्लम चल रही है हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएगी, अगर वो आदमी एक आदत मान ले, रात को खाना नहीं खाना, अवॉइड करना है। अगर वो कर लेना, डेफिनेटली उसकी जितनी भी समस्याएं मैंने लिखाई हैं वो लगभग कम हो जाएंगी। अगर वो नमक कम कर दे और अपना खाना रात को बंद कर दे, शाम के 5-6 बजे तक खाए, उसके बाद खाने की जरूरत नहीं, 6 बजे के बाद बंद कर दे। मगर ये टिपिकल टास्क है, आसान नहीं है, मगर अगर करोगे तो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी रेमेडीज हम किसको दे सकते हैं? जिनका पर्सनैलिटी नंबर 1 आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर है भाई नंबर 2। अगला नंबर है नंबर 2। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 के आगे पहले लिख दो हैंडल विद केयर। लिख दो हैंडल विद केयर, लिख दो। अब भाई ये 2 नंबर किसका होगा? अब आगे बढ़ाई करिए। 2 नंबर किसका होगा? 2 नंबर होगा उस आदमी का या औरत का जो किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर किसका होगा? पर्सनालिटी नंबर 2 किसका होगा? जो किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी नंबर 2। ये लिख लेना, 2, 11, 20, 29, ये लिख लेना। बॉर्न मतलब बॉर्न ऐसे लिख दो, बॉर्न 2, 11, 20, 29। ये सारे लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, इनकी पर्सनालिटी नंबर 2 की है। अब पिछली क्लास में पढ़ाया था कि नंबर 2 का प्लेनेट कौन सा है? मून है। नंबर 2 का प्लेनेट कौन सा है? मून है ना। अब नंबर 2 क्योंकि मून से गवर्न नहीं प्लैनेट है, मतलब मून से इफेक्ट होते हैं लोग, तो इनके बारे में पहली लाइन लिखो, इन लोगों से मिलके ना हमेशा हैप्पी फील होता है। लिखो, इन लोगों से मिलके हमेशा हैप्पी फील होता है। एक बोलते ना प्लीजेंट फील होता है।
हैप्पी लिख लो, प्लीजेंट लिख लो। इन लोगों से मिलके हमेशा प्लीजेंट फील होता है, इनसे बात करके, हाँ, इनसे बात करके भी अच्छा लगता है। सॉफ्ट सॉफ्ट लोग हैं, लिख लो ब्रैकेट में, सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं। सॉफ्ट, हार्श नहीं है, वन की तरह नहीं है, ये टू है ना, मून है ना, तो मून हार्श नहीं होता। जब हम मून की तरफ देखते हैं तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें अच्छा लगता है, मून को देखना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। नंबर 2 वाले सॉफ्ट स्पोकन है, हैप्पी फील होता है इनसे बात करके, प्लीजेंट फील होता है बात करके। इनका ऑरा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक ऑरा, ये लिख लो। इनका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक ऑरा है। नेचर वाइज सपोर्टिव होते हैं, ऐसे लोग नेचर वाइज सपोर्टेड होते हैं। और फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, ये बहुत खासियत है इनके अंदर, फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। ठीक है, परिवार बहुत मैटर करता है इनके लिए, फैमिली बहुत मैटर करता है इनकी, तो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। ठीक है, लिखा सभी ने, फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो है कि इनके मुंह से जल्दी आप नो, मतलब ये ना किसी को जल्दी से ना नहीं कह पाते, इनको बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है ना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना ना इनको, तो ये लोग ना, इनसे मुंह से मतलब आप ना इनके लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है। सो दे कांट से नो, ना नहीं कह पाएंगे, ना नहीं कह पाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं 11 तारीख को बाहर कर दूं तो बाकी तारीख बचती हैं 2, 20 और 29। 11 को बाहर कर रहा हूं, उसके साथ साथ फिर 2, 20, 29। ऐसे जो लोग हैं ना, 2 वाले, 20 वाले, 29 वाले, इनमें थोड़ा मैंने ज्यादा देखा, ऐसे लोग ना फिजिकली ना बहुत स्ट्रांग नहीं मिलेंगे आपको, ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, माइंड से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे जितना माइंड से स्ट्रांग होंगे। 11 वाला आपको फिजिकली स्ट्रांग मिलेगा, हाँ 11 वाला आपको मिलेगा बॉडी बिल्डर टाइप थोड़ा सा ऐसा, मगर 2 वाला, 20 वाला, 29 वाला, ये आपको फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, मगर मेंटली, माइंड से थोड़े ज्यादा स्ट्रांग मिलेंगे। ठीक है, लिखा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, नंबर 2 वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये हमेशा ना, अब आप इसे कैसे लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये हमेशा ना, मतलब ये इंडिविजुअल कोई काम ना करे, ये लोग इंडिविजुअल कोई काम ना करे, ये हमेशा किसी के सुपरविजन में काम करे। सुपरविजन मतलब इनके काम को कोई देखता रहे, कोई इनसे पूछता रहे, कोई ने बताता रहे, तो ये किसी के सुपरविजन में काम करें तो ये ज्यादा अच्छा करेंगे, इंडिविजुअल ना जाए, यानी कि पार्टनरशिप में काम करें, अकेले ना करें। अगर कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तो पार्टनरशिप में करें, इंडिविजुअल में ना जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको सजेशन है। अच्छा, एक और चीज मैंने बहुत प्रोमिनेंट देखी है, और वो है कि जो नंबर 2 वाले हैं ना, उनके साथ एक चैलेंज है। और चैलेंज क्या है, इनका जो मूड है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। इनका जो मूड है, इनका जो नेचर है, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। मतलब कुछ दिन तो आपको ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव मिल सकते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। कुछ दिन बाद लगेगा अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो एक टर्म आती है मूड स्विंग्स, ये इन्हीं के लिए बनी है, नंबर 2 वालों के लिए। मूड स्विंग्स ये इन्हीं के लिए बनी है, मूड फ्लक्चुएट करता ही करता है। इनका मूड स्टेबल नहीं है भाई, इनका मूड स्टेबल नहीं है, ये आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। आज मिल रहा हो कुछ और है, कल मिल रहा हो कुछ और है, परसों मिल रहा कुछ और है, तो माइंड है ना, मूड स्टेबल नहीं है इनका। तो उस केस में अब, और एक और प्रोमिनेंट चीज आपको बताता हूं
जब जो मून है ना, जैसे एक, अब पता नहीं एस्ट्रोलॉजी में कैसे कहते हैं, मगर जैसे होता है ना कि एक होता है कि मून बढ़ते क्रम में होता है, जब हम कहते हैं क्या पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं ना, और दूसरा होता है जब मून गिरते क्रम में होता है ना, जब छोटा हो रहा होता है। तो ये जो 2 नंबर वाले हैं ना, जिनकी पर्सनालिटी नंबर 2 आती है, ये आपको एग्रेसिव या काम करने की लगन ये आपको तब ज्यादा दिखेगी जब मून बढ़ रहा होगा। जिन डेज में मून बढ़ रहा होगा वहां पर ये थोड़े ज्यादा एग्रेसिव मिलेंगे, ज्यादा काम की तरफ फोकस मिलेंगे, ज्यादा डेडिकेटेड मिलेंगे। जैसे जैसे ये मून कम होता जाएगा वैसे वैसे इनकी डेडिकेशन भी कम होती जाएगी, एक्साइटमेंट भी कम होती जाएगी। यानी कि अब आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जिसका मूड कांस्टेंट नहीं है, जिसकी एक्साइटमेंट कांस्टेंट नहीं है, ऐसे आदमी को बिजनेस करने की सलाह दोगे? मत देना, मत देना। क्यों नहीं देना? जब उसका मूड ही सही नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम बिजनेस करने की सलाह नहीं देते। और करना भी है भाई तो पार्टनरशिप पे करो, क्या पार्टनरशिप के साथ, अगर अकेले करो तो थोड़ा सा बेटर। मेरे अच्छा, ऊपर में बिल्कुल लागू होता है। हाँ वेंकटेश सर कुछ कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर में बिल्कुल लागू होता है। ठीक है, ओके। अब सवाल यह है कि जब ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी नंबर 2 आ जाए, ऐसे लोगों को ना फुल मून के टाइम, जब फुल मून होता है, आप इनको प्रॉब्लम में देखोगे, इनको घबराहट होगी, इनको घबराहट होगी। ऐसे लोगों को जिनका जिनका 2 आता है, इनको फुल मून के टाइम पर ड्राइविंग नहीं करनी है। जब क्या बोलते हैं उसको, फुल मून होता है ना जब, तो उस केस में ड्राइविंग नहीं करनी है, इनको ड्राइविंग अवॉइड करनी है। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब पूर्णिमा होती है तो पर्सनालिटी नंबर 2 वाले को ड्राइविंग अवॉइड होती है। वैसे तुम सबको ही बोलते हैं, क्यों? सोचो क्यों? इसलिए क्योंकि जो मून है ना, उस मून के अंदर इतनी ताकत है कि जो हमारे समुद्र है, जो ओशन है, उसकी जो लहरें होती है ना, वो मून की वजह से फ्लक्चुएट करती हैं। इतनी ताकत है मून के अंदर। अब तुम सोचो, अगर जो आदमी मून की पर्सनैलिटी लेकर जा रहा है, पैदा हुआ है, हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है, तो क्या वो मून हमें फ्लक्चुएट नहीं करेगा? जिस मून के अंदर इतनी ताकत है कि वो समुद्र को हिला रहा है, उसके अंदर लहरें आ रही हैं, टाइड्स आ रहे हैं, वो हमें नहीं हिला सकता। तो उस केस में आपको इनको कहना है, भैया आप फुल मून के टाइम पर ड्राइव ना करें। दूसरा एक और पॉइंट है, इनको ना समय समय पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, पड़ती ही पड़ती है। इनको अच्छा, इसमें ना इनका पार्टनर का बड़ा रोल आ जाता है। पार्टनर का अगर शादीशुदा है ना, तो पार्टनर का बड़ा रोल आ जाता है। और कभी अगर रिसेंटली अगर कभी भी कोई ऐसा मेरे पास केस आता है जहां पर एक लड़का है, एक लड़की है, और उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि हम इनकी शादी करा दें या किसी रिलेशनशिप में आ जाएं, तो अगर मुझे दिखता है कि लड़का भी नंबर 2 से ही आ रहा है और लड़की भी नंबर 2 से ही आती है, मैं कहता हूं उनकी शादी मत कराना। तो मुझसे पूछता है कि क्यों ना कराना? मैंने कहा ये दोनों ही बेचारे इमोशनल इम्बैलेंस के शिकार हैं, दोनों को ही मूड स्विंग्स हैं। इस केस में आपने, क्योंकि 2 को ना हम कमजोर नंबर मानते हैं, कमजोर नंबर है, इसको मोटिवेशन चाहिए, इसको धक्का देने वाला चाहिए। अब पता लगा पत्नी भी नंबर 2 वाली आ गई, पति भी नंबर 2 वाला आ गया, दोनों ही डिप्रेस पड़े हैं, धक्का कौन मारेगा? तो उस केस में हमेशा जब मैरिज कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों की पर्सनालिटी क्या है। अगर पर्सनालिटी में दोनों ही कमजोर नंबर है, भाई शादी मत कराओ। नहीं तो वो भी, हम भी डिप्रेस, तुम भी डिप्रेस, चलो साथ में बैठ के एग्जाम लगाते हैं, हमसे भी कुछ नहीं हो रहा, तुमसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो उस केस में मतलब इनको मोटिवेशन चाहिए, इनको देना पड़े। अच्छा, बेस्ट रेमेडी क्या है? हालांकि आगे बताऊंगा। बेस्ट रेमेडी क्या है? नंबर 2 वाले की शादी नंबर 1 से करा दो। नंबर 2 वाले की शादी नंबर 1 से करा दो। क्यों? नंबर 1 क्या है? सन। नंबर 2 क्या है? मून। मून को रोशनी कौन देता है? इतनी साइंस तो हमने पढ़ी है ना, मून को रोशनी कौन देता है? सन ही तो देता है। तो अगर पार्टनर 1 आ जाए तो बढ़िया है,
क्योंकि वो मोटिवेट करता रहेगा, वो कहेगा आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, मोटिवेशन की जरूरत है मैं दे रहा हूं। तो उस केस में मैरिज कंपैटिबिलिटी में जरूर देखना है, अरे मून वाले की मून से करा दी, 7 वाले, 7 भी एक बहुत बेचारा कमजोर नंबर है, 7 वाले की 7 से करा दी, दोनों डिप्रेस पड़े, तो नहीं करना ना ये। तो नंबर 2, पर्सनैलिटी नंबर 2, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल करो इनसे, बहुत बढ़िया दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, मगर इनको मोटिवेशन चाहिए, इनको मोटिवेशन देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोल पार्टनर का आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे नोन में मैं एक हस्बैंड वाइफ को जानता हूं जो दोनों ही नंबर 2 से रूल होते हैं, और वो मेरे घर से मुश्किल से मतलब 10 या 20 घर दूर रहते हैं, मतलब मेरे पड़ोसी हैं, है ना। मैंने उनको कभी नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी पूछा नहीं, जब तक कोई पूछता नहीं अपना ज्ञान देना नहीं। पहले तो मैं फ्री में बताता था, अब तो पैसा लेता हूं, बताना नहीं है। मगर मैंने उनकी जिंदगी को स्टडी किया है, वो बेचारे 4 साल से एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि वो बाइक खरीदते, आज तक नहीं ले पाए। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, सब कुछ है, पत्नी कमा रही है, पति सब, एक डिसीजन कि बाइक लेनी है कि स्कूटी लेनी, ये नहीं ले पा रहे। डिसीजन लेने का चैलेंज आएगा। तो पॉइंट इज मेमोरी बहुत शार्प। आप इनके घर चले जाओ, नंबर 2 वालों जिनकी पर्सनालिटी नंबर 2 है ना, इनके घर चले जाओ, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, बहुत अच्छे। मतलब आप इनके घर चले जाएं, आपको इतने प्यार से बातें करेंगे, इतने प्यार से खाना खिलाएंगे, आपका तो बातों से पेट भर देंगे, इतना सॉफ्ट बोलते हैं। और इनको देख के ना कभी गुस्सा नहीं आता, इनका चेहरा बाय डिफॉल्ट ये क्यूट लगते हैं नंबर 2 वाले। नंबर 1 वाले आपको क्यूट नहीं मिलेंगे, नंबर 2 वाला आदमी हो चाहे औरत, वो निहायत ही क्यूट होगा, उसकी शक्ल देख के गुस्सा नहीं है। मैंने बोला ना, चांद को देख के गुस्सा आता ही नहीं है। तो नंबर 2 वाला मून है, तो मून को देख के किसको गुस्सा आता है? क्यूट मिलेंगे जनरली। मेरे सारे क्लाइंट जो नंबर 2 से रूल होते हैं सब क्यूट हैं, इतने क्यूट और अडोरेबल दिखते हैं, कई बार तो अडोरेबल दिखते हैं, इतने क्यूट दिखते हो नंबर 2 वाले। शार्प मेमोरी, होस्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, इनमें ना आपको एक आदत मिलेगी, ये लोग ना दूसरों की सक्सेस से कई बार जलने लगते हैं, ये चैलेंज आएगा। अगर है कोई ऐसा, उसको बोलो मत कर, ये बहुत प्रोमिनेंट है। दूसरों अगर ये देखे ना दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है, सक्सेस कर रहा है, बढ़िया, अंदर ही अंदर इनके अंदर जलन आना शुरू हो जाएगी, यार भगवान मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रही है। ये बहुत कॉमन है 2 वालों के साथ। तो आप उनको बोलिए, अगर आप किसी 2 वाले को जानते हैं, भाई किसी की सक्सेस से जलना नहीं है, बहन किसी की सक्सेस से जलना नहीं है, ठीक है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये नेचर इनके अंदर देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लेडीज की। तो लिख लो फॉर लेडीज। अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ लड़कियों पे एप्लीकेबल होगा, लड़कों पे नहीं। नंबर 2, पर्सनालिटी नंबर 2 मगर लड़की। पर्सनालिटी नंबर 2 अगर कोई लड़की है तो मेरा उससे सबसे पहला सजेशन है, भैया जल्दी शादी नहीं करनी है। अगर पर्सनालिटी नंबर 2 आ रहा है तो लड़की को सजेशन ये होता है कि शादी नहीं करनी। शादी की एज कम से कम 26 के बाद करो, 27, 28, 29 तब करो। जल्दी शादी इनसे मत करवाओ। क्यों नहीं करवाओ? क्योंकि मैंने क्या बोला, इमोशनल इम्बैलेंस है ना, छोटे हैं, इमेच्योर दिमाग है, शादी करवा दी पता लगा कुछ और ही हो जाए, तो थोड़ा मेच्योर होने दो। तो जल्दी शादी इनको नहीं करनी है, 25, 26, 27 के बाद ही करें, ठीक है। और साथ साथ में जो लेडीज है ना नंबर 2 वाली, भैया वो इतनी कमिटेड पार्टनर्स है ना, मतलब अगर आपने नंबर 2 की लड़की शादी कर ली है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, वो बहुत कमिटेड है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बहुत डिवोटेड पार्टनर। गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, ये सब लड़कियों पे एप्लीकेबल है, लड़कों मत लिख देना। गार्डनिंग का, पेड़ पौधे का बड़ा शौक मिलता है, म्यूजिक का, ड्रामा का बड़ा शौक मिलता है लड़कियों को, जो नंबर 2 से रूल होती है। और एक और चीज, भैया अपने हेल्थ इश्यूज को लाइटली नहीं लेना है, ये नंबर 2 की लेडीज के लिए है।
हेल्थ इश्यूज को लाइटली नहीं लेना है। अब अगले पॉइंट में अगर कोई है या किसी के नोन में अगर कोई है तो टेंशन मत लेना, ठीक है, मगर ऐसा लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने जिनसे पढ़ा है, जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है। नंबर 2 की जो लेडीज है ना, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 है, ये लेडीज पे थोड़ा ज्यादा देखा गया है, अगर नंबर 2 की लेडीज है ना और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 29 है, 29 तारीख को उनका बर्थडे आता है, ऐसी लेडीज के साथ ना मैरिज इश्यूज बहुत मिलते हैं। अगर वो लड़की है, डेट ऑफ बर्थ 29 है, लेडीज है, तो 29 डेट ऑफ बर्थ वाली लड़कियों में थोड़ा सा मैरिज इशू देखा गया है। 29, हालांकि 29 लड़कों पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, मगर उतना नहीं है जितना लड़कियों के साथ है। तो 29 डेट लड़कियों के लिए अगर है, उनका पर्सनालिटी नंबर 2 आ रहा है, 29 से आ रहा है, तो भैया मैरिज इशू काफी देखे गए हैं। अब इन लोगों को हम क्या प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हैं? लिखो, प्रोफेशन फॉर नंबर 2, प्रोफेशन फॉर नंबर 2, यानी कि लिखो रियल एस्टेट मगर कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब ये रियल एस्टेट के काम में जा सकते हैं मगर घर नहीं बनाने हैं, सीमेंट बेचें, सरिया या ईंटें, इस तरह के काम कर लें, वो ठीक है, रियल एस्टेट घर नहीं बनाने हैं, उसके काम में जा सकते हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, जो पर्सनालिटी नंबर 2 वाले हैं ना, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, क्योंकि वो फील करते हैं, आपके दर्द को वो फील करेंगे। टीचर्स, काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा, टीचर्स, काउंसलर्स बहुत अच्छे, कंसल्टेंट बहुत अच्छे, तो ये भी कर सकते हैं, कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं। मगर अगर मान लीजिए बिजनेस में जाना है ना, तो डेस्टिनी देखेंगे। अगर डेस्टिनी में 2 आ जाए ना, तो इनको बोलो आप ऐसे बिजनेस को करो जो डेयरी प्रोडक्ट का होता है, डेयरी, दूध वाला, दूध वाले रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं ना, वो इनको बहुत सूटेबल, दूध हो या पानी हो, ऐसे बिजनेस में जाएं, या तो दूध में जाएं या पानी में जाएं, ऐसे बिजनेस को करो, वो इनके लिए बहुत सूटेबल है। और हालांकि कुछ और भी चीजें देखते हैं इसमें, ठीक है, मगर फिर भी इनके लिए डेयरी प्रोडक्ट, पानी का बिजनेस, व्हाइट कलर का बिजनेस, मक्खन का बिजनेस इनके लिए बहुत सूटेबल है। तो ये हम इनको प्रोफेशन में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आप हेल्थ का लिख लो, कुछ हेल्थ के सजेशंस हैं। हेल्थ में इनको ना गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है, गैस जैसे डकार आती रहती है, गैस की प्रॉब्लम इनको देखी गई, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे एप्लीकेबल है। गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके साथ देखी गई है, और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनके साथ देखी गई है, ठीक है, ये इनको एक सजेशन है हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा इनको सजेशन है, भैया इनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस आपको हिला हुआ मिलेगा नंबर 2 वालों का, तो इनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए अगर ये अपने जीवन पे सक्सेस पाना चाहते हैं। अब कई बार ऐसा होगा आपके नोन में कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी नंबर 2 है और वो शिकायत कर रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, ये नंबर 2 के साथ बहुत कॉमन है, नींद ना आने वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर ऐसा है तो आप उन्हें एक रेमेडी दे देना, रेमेडी लिखो, जब वो रात को सोने जाएं बेड पे, तो अपने स्टूल पे, जो जहां पर वो बेड है का कोना होता है वहां रख दें या स्टूल पे रख दें, एक ना स्टील की कटोरी ले लें और स्टील की कटोरी में 75% पानी भर दें। स्टील की कटोरी ले लें और स्टील की कटोरी में 75% पानी भरकर रख दें और सो जाएं। अगले दिन उस पानी को जब वो सुबह उठे तो उस पानी को फेंक देना है, उसको पीना नहीं है। 75% पानी स्टील की कटोरी में रखना है, पूरी रात रख लो, है ना, और अगले दिन सुबह उसको फेंक दो। ये काम अगर ये 15 दिन कर लें लगातार,
अगर ये काम 15 दिन कर लें तो 16वें दिन आके आपको थैंक यू बोलेंगे कि सर मेरी नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है नंबर 2 वालों के लिए, अगर उनको नींद नहीं आती। एक कटोरी लें, स्टील की कटोरी ले लें, 75% Venkatesh sir, पानी can you भरें। please unmute yourself? Venkatesh sir, please unmute yourself. ठीक है, तो पॉइंट इज कि आप अपनी स्टील की कटोरी ले लें, 75% पानी भर दें, पानी भर के अपने पास रख लें, अगले दिन सुबह उस पानी को फेंक दें। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ठीक है, इस रेमेडी को अगर फॉलो करेंगे तो नींद से रिलेटेड समस्याएं इनकी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इनको फॉलो करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, पर्सनैलिटी नंबर 3। अब पर्सनैलिटी नंबर 3 क्या है? पर्सनैलिटी नंबर 3 मतलब हुआ जो आदमी 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 तारीख को पैदा हुआ है, 21 तारीख को पैदा हुआ है या 30 तारीख को पैदा हुआ है। पर्सनैलिटी नंबर 3 उसी का होगा ना, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया या 30 हो गया, ऐसे लोग नंबर 3 से रूल होते हैं। अब पर्सनैलिटी नंबर 3 ये क्या है, इसके क्या अच्छाइयां हैं, क्या खराबियां हैं, किस पे काम करना, किस पे नहीं करना, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आपको भी क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 के जो नोट्स है ना वो अच्छे से बनाओ, साफ सुथरे शब्दों में उसको लिखो। ठीक है, ताकि जिंदगी भर ये आपके साथ रहे। और आपकी फैमिली में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका पर्सनैलिटी 1 या पर्सनैलिटी 2 है, उनको ये सजेशन दो कि बेटा ये कर लो, ये बेटा कर लो, जिंदगी बेटर हो जाएगी, ऐसे काम कर लो, है ना, तो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब आज क्लास में जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को है? सर मैं मनमोहन। हाँ मनमोहन जी, थोड़ा लाउड बोलिए सर, आवाज बहुत हल्की आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने पर्सनैलिटी नंबर 1 और 2 डिस्कस किया। हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, पर्सनैलिटी नंबर 1 और 2 अगर सपोज किसी का डेस्टिनी में भी वही नंबर आ जाए, तो आपने बताया जिससे डेस्टिनी भी सपोज 1, पर्सनैलिटी भी 1 है और डेस्टिनी भी 1 आ जाए, सपोज किसी का डिफरेंट है, वो आगे चल के बताएंगे। आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। एक कंपैटिबिलिटी चार्ट पढ़ाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल किसी का? डन, डन फॉर द डे, कोई डाउट नहीं है? जैसे हाँ वेंकटेश जी बोलिए। जैसे मैं स्वयं कहीं लेता हूँ तो मैं नंबर 2, हाँ बाई प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, और टीचिंग में जो प्रोफेशन है मेरा वो सिंगिंग है या फिर म्यूजिक टीचिंग है, तो सॉफ्ट स्पोकन होने की वजह से या जो जो आपने क्वालिटी जो बताया आपने बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हालत में जैसे मान लिया था कि आपने कहा कि व्यवसाय उसको सुना है दूध से रिलेटेड, तो हम लोग गलत व्यवसाय में फंसे हैं क्या? मतलब उपाय मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा लाउड बोलिए सर, क्लियर नहीं हो रही है आपकी आवाज, प्रॉपर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ अब आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा बेटर है, बोलिए। ओके सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि बाई प्रोफेशन टीचर, डॉक्टर वगैरह वगैरह, तो हम लोग, मैं भी एक टीचर हूँ और टीचिंग में भी प्रोफेशन मेरा जो है बहुत ही सॉफ्ट है, म्यूजिक टीचिंग है। अच्छा, और तो जो प्रोफेशन आपने बोला कि दूध से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, तो मैं गलत प्रोफेशन में फंसा हुआ हूँ क्या? नहीं नहीं सर, आपका डेस्टिनी में 2 आ रहा है वेंकटेश जी? नहीं, उसमें आ रहा है पर्सनालिटी में। हाँ हाँ, तो अगर पर्सनालिटी में 2 है तो मैंने क्या बोला कि हम हमेशा ना प्रोफेशन पर्सनालिटी नहीं डेस्टिनी के हिसाब से देखते हैं। तो आपका जो डेस्टिनी में नंबर आएगा उससे रिलेटेड जब मैं प्रोफेशन बताऊंगा ना तो उसमें आपको होना चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी से हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये बिजनेस करना है या जॉब करनी। हमेशा जो प्रोफेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमेशा प्रोफेशन अगर किसी को बताना है तो डेस्टिनी पे फोकस करना है, पर्सनालिटी पे नहीं करना। क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे?
काम कैसे चलेगा। तो पर्सनालिटी तो आपका नेचर है, भाग्य क्या है, वो डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी देखो, डेस्टिनी कहाँ जा रही है, 1 जा रही है कि 2 जा रही है। अगर 1 जा रही है तो देखो मैंने लिखा है सारे कि पॉलिटिशियन बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, इन शॉर्ट सूरज से रिलेटेड जो भी काम कर सकता है, दूसरों को राह दिखाए, सिंपल। वो नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 डेस्टिनी में आता है दूध से रिलेटेड काम करो, पानी से रिलेटेड काम करो। अब सर बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भाई ऐसी कंपनी में जुड़ जाओ ना, मदर डेयरी में जाके जॉब कर लो, सक्सेस मिलेगा क्योंकि दूध की कंपनी है। अमूल में जाके जॉब कर लो, या ऐसे बिजनेस में चले जाओ जो पानी से रिलेटेड है, अगर नौकरी ही करनी है तो ठीक है। नहीं तो टीचर डॉक्टर तो चलो है ही है, टीचर डॉक्टर तो है ही है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मगर मैंने कहा अगर 2 नंबर वाला, पर्सनालिटी नंबर 2 वाला, डेस्टिनी नहीं बोल रहा हूं, पर्सनालिटी नंबर 2 वाला अगर डॉक्टर मिलेगा ना, इतना सॉफ्ट स्पोकन होगा, इतना प्यार से बात करेगा कि आपको लगेगा भाई हर बार इसी के पास जाना है, इतना प्यार से बोलता है, ठीक है। मगर अगर नंबर 1 वाला डॉक्टर मिल गया ना, तो वो कहेगा अच्छा 4 मिनट लेट आया है, पहले बाहर खड़ा रहो। ये फर्क है नंबर 1 और नंबर 2 में। नंबर 1 का जो पिता होता है ना, नंबर 1 का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों कैसे उठाता है, ऐसे उठाएगा, चलो स्कूल जाना है, उठो चलो स्कूल जाओ। नंबर 2 वाला जो पिता होगा ना, जिसका पर्सनालिटी नंबर 2 है, वो पहले बच्चे के पास जाएगा, उसे प्यार करेगा, प्यार करने, ओ मेरा राजा बेटा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, उठ जा उठ जा उठ जा, ऐसे उठाएगा। तो ये दोनों की पर्सनालिटी में फर्क है। और नंबर 2 माँ है ना, आप लड़कों में भी देखना, जिनकी पर्सनालिटी नंबर 2 है ना, अगर वो लड़का भी है, अगर उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, आप ये समझ लीजिए वो दूसरी माँ है। आप इसको, मैं बहुत अपने अनुभव से बता रहा हूं। नंबर 1 वाला अगर पिता मिल गया, तो नंबर 1 वाला पिता कहेगा स्ट्रगल कर, चल मेहनत कर, अपने पैरों पे खड़ा हो। इमोशनली सपोर्ट उतना नहीं करते नंबर 1 वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुरे पिता हैं, मगर वो बोलेंगे बेटा मेहनत कर, ठीक है। मगर नंबर 2 वाला पिता है, वो क्या बोलेगा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, अरे दोस्तों धूप लग गई, बहुत प्यास लग रही है। तो मदरली फिगर है ना, माँ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये दोनों में फर्क है, मगर इंपॉर्टेंट दोनों है, इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है। रवनीत सर, हाँ सर मैंने पीडीएफ फाइल शेयर कर दी है ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू सर। तो पॉइंट इज, आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू गो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो पॉइंट इज कि नंबर 3 के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे और आपको बताएंगे नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो प्लीज संडे को मुलाकात होगी 4 बजे और डिस्कस करेंगे नंबर 3 और 4 के बारे में, ठीक है। और कोई सवाल किसी का तो नहीं रहेगा ना, ओके सर। भैया सुनो ना। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ जैसे मेरे मेरे ही ब्रदर और भाभी है, आपको पता ही है। हाँ 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 हाँ। दोनों ही 29 से रूल कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही 2 है। अरे डेट ऑफ बर्थ सेम है। ये मुझे पता नहीं था। व्हाट इज दैट केस? अच्छा तो उस केस में क्या तो मतलब तो पता ही नहीं था, तो हाँ अभी मुझे, इसमें क्या करा जा सकता है, अच्छा मतलब तो दैट वो उनके ठीक अभी रहे। नंबर 2 के बारे में लिखा है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करें, तो उससे बात करना पड़ेगा। वो उनको बोलो हर संडे पहले मुझसे मिलने आया करे, ठीक है। और मैं उनको थोड़ी लाइट दूंगा तो वो जरूर शाइन करें, ठीक है। हेलो। तो ठीक है। हाँ जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, मतलब आपके अकॉर्डिंग तो मैं भी गलत प्रोफेशन में लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं नहीं, जैसे मेरा सर, डेस्टिनी है, मेरा आप डेस्टिनी अजीत जी 2 है। आपकी प्रॉब्लम नहीं है सर, 90% क्लाइंट गलत प्रोफेशन में ही है सर, इसीलिए तो बेचारे फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से। इसीलिए तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी जरूरत क्यों है, इसीलिए कि सर कौन सी लाइन में डाले, इसीलिए जरूरी है सर। अभी आगे पढ़ाऊंगा सर, अभी तो मैं नंबर पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के आपको बताऊंगा ये अजीत शर्मा का मतलब क्या होता है। वेट तो करो सर, 3-4 महीने लगेंगे सर, आराम से पढ़ेंगे ना। तो अगली क्लास में आएंगे, 3 नंबर 4 नंबर पढ़ाऊंगा, पर्सनालिटी नंबर 3 पढ़ाऊंगा, पर्सनालिटी नंबर 4 पढ़ाऊंगा। वो आपको बहुत, जिनका भी है डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग जो पर्सनालिटी नंबर ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ पर्सनालिटी से नंबर डेस्टिनी भी नहीं है, पर्सनालिटी पढ़, ठीक है। चलिए डेस्टिनी थैंक यू नंबर तो सर। फिर अलग से होता है ना। हाँ सर, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, ओके थैंक यू। थैंक यू, बाय।